in association with Kuku FM. नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी गुजरात की सियासी उठापटक की। एक बार फिर से चुनाव से 1.25 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बदल गया। तीसरी दफा हुआ है, टू बी प्रिसाइज। केशुभाई पटेल को बदला गया चुनाव से पहले, आनंदीबेन पटेल को बदला गया चुनाव से पहले, और अब विजय रूपानी को बदला गया। वैसे भी अब भाजपा के लिए मुख्यमंत्रियों को बदलना कोई नई खबर नहीं रह गई। ये एक रूटीन सा हो गया है। किसी महीने येदियुरप्पा को चलता किया जाता है, किसी महीने रावत को, और अब गुजरात का नंबर आया। पर गुजरात पर अतिरिक्त ध्यान होता है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात से आते हैं। इसलिए हमें लगा कि नेता नगरी में गुजरात पर विस्तार से चर्चा हो। अब चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषकों की आवश्यकता है। तो एक तो राजदीप सरदेसाई हैं हमारे साथ, जो अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी गोवा के हो जाते हैं, कभी महाराष्ट्र के, और कभी मोदी जी की तरह बोल देते हैं कि गुजरात से मेरा पुराना नाता है, और अपने पुरखों का हवाला देते हैं, और मौका लगने पर दिल्ली के भी हो जाते हैं। दूसरे विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, द हिंदू अखबार से जुड़े हुए सीनियर असिस्टेंट एडिटर अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश लांगा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का नेता नगरी में। पहले मैं आपको बताऊं कि अहमदाबाद में मेरी जन्मभूमि है, यानी एक तरह से गुजरात मेरी जन्मभूमि है। तो मेरा बड़ा एक इमोशनल नाता गुजरात से है, आप उसे कम मत समझिए। मेरी माताजी महाराष्ट्र से है, पिताजी गोवा से है। मैं स्कूलिंग वगैरह सब मुंबई में हुई, लेकिन जन्म मेरा अहमदाबाद में हुआ। और मेरे जो नाना थे वो वहां आईजी पुलिस बने थे, और जब उनको चॉइस दिया गया महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में, वो गुजरात गए थे। वो पुराने आईपीएस में थे। तो मेरा एक गुजरात से इमोशनल नाता है। उसे आप ऐसे मत कहिए कि कहीं से भी राजदीप जी आ जाते हैं। कहीं से भी नहीं। मैंने राजदीप जी, शायद आप का ध्यान कहीं और था। आप बहुत चीजों में व्यस्त रहते हैं, आपका ध्यान भी कई जगह लगा रहता होगा। मैंने स्पेसिफिकली गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, और आपने भी उन्हीं चीजों का जिक्र किया। मैं पश्चिम भारतीय हूँ, पश्चिम भारत से आता हूँ। आप पश्चिम भारतीय हैं, मैं भारतीय हूँ। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और वैसे भी आपके और नरेंद्र मोदी के प्यार के किस्से सोशल मीडिया पर बिखरे रहते हैं। कितना दोस्ती है आप दोनों में। सो लेट्स नॉट गो देयर फॉर नाउ। महेश लांगा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। विजय रूपानी जब आनंदीबेन पटेल के बाद मुख्यमंत्री बने थे, तब सबने कहा था अमित शाह का स्टैंप है, अमित शाह की चॉइस चली, अमित शाह ने तय किया, और इसीलिए अमित शाह पर दारोमदार भी आया। लेकिन इस दफा ये नहीं कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अमित शाह की चॉइस है, ऐसा सुनने में आ रहा है। विजय रूपानी को चुने जाते वक्त कौन कौन से फैक्टर्स थे, और उनको हटाए जाते वक्त क्या क्या परिस्थितियां हो गई? सबसे पहले इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। जी देखिए, जब आनंदीबेन ने जुलाई 2016 में इस्तीफा दिया, उसने एक फेसबुक पोस्ट पे अनाउंस कर दिया कि मैं इस्तीफा दे रही हूँ। 2 महीने में मैं 1 महीने में मैं आई एम कंप्लीटिंग 75 इयर्स। एंड पार्टी का जो एक अनरिटन रूल है कि 75 इयर्स के बाद कोई पोस्ट पे नहीं रहते, तो उसको ऑब्जर्व करते हुए मैं इस्तीफा दे रही हूँ। तो उस टाइम जो बीजेपी का था कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे आनंदीबेन के बाद, क्योंकि आनंदीबेन ने नरेंद्र मोदी को सक्सीड किया था एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। एंड एक अमित भाई भी उस टाइम एक कंटेंडर थे जब आनंदीबेन को चुना गया था, कि क्योंकि आनंदीबेन और अमित भाई नरेंद्र मोदी से सबसे 2 क्लोजेस्ट इंडिविजुअल से गुजरात से। बट नरेंद्र भाई ने उस टाइम कहा था कि आनंदीबेन चीफ मिनिस्टर रहेंगे, और इमीडिएटली अमित भाई को पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में जब आनंदीबेन का समय शुरू हुआ, एंड आपको पता है कि 2015 में एक एजिटेशन हुआ, वो एजिटेशन आनंदीबेन की कम्युनिटी से ही शुरू हुआ। पटेल एजिटेशन हुआ, पाटीदार अनामत आंदोलन। बिल्कुल, पाटीदार अनामत आंदोलन जो यंगस्टर्स ने शुरू किया था, हार्दिक पटेल ने शुरू किया था। बट ज्यादातर पटेल्स फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट एक स्पॉन्टेनियस था, एंड इट बहुत एक पूरे स्टेट में 2 महीने में ये कवर कर लिया।
बाद में वायलेंस भी हुआ, उसमें 13-14 लोग मारे गए पुलिस फायरिंग में, यानी एक बहुत बड़ी घटना हुई। उसके बाद एक काउंटर एजिटेशन ओबीसी कम्युनिटीज ने किया, जो अल्पेश ठाकुर ने किया था। तो ये सब हुआ 2015 में। 15 के एंड में जब लोकल इलेक्शंस हुआ डिस्ट्रिक्ट पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का, उसमें बीजेपी को बहुत भारी सेटबैक मिला। आउट ऑफ 33 डिस्ट्रिक्ट्स 31 में कांग्रेस आई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि जो अर्बन पॉकेट्स है गुजरात में, वो बीजेपी का एक कंप्लीट बेस्टन है। इसमें कोई एक्सेप्ट फ्यू पॉकेट्स ऑफ दलित्स एंड माइनॉरिटी डोमिनेटेड पॉकेट्स, बीजेपी का दबदबा रहा है अर्बन पॉकेट्स, अर्बन सिटीज में गुजरात में। तो जब ये लोकल इलेक्शंस में ये बीजेपी को सेटबैक मिली, तब से ये माना जा रहा था कि आनंदीबेन ज्यादा नहीं टिक पाएगी, आनंदीबेन को जाना होगा। आपको याद होगा कि केशुभाई को भी जाना तब हुआ था जब 2000 में लोकल इलेक्शंस में बीजेपी हार गई थी सभी जगह। तब से माना जाता था कि केशुभाई को शायद जाना पड़ा, एंड केशुभाई को अक्टूबर 2001 में पार्टी ने डिसाइड किया कि उसको रिप्लेस करते हुए नरेंद्र मोदी को लाया गया था। तो मोरलेस इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस आनंदीबेन को भी जाना पड़ा। एंड जब बाद में बात आई कि कौन चीफ मिनिस्टर रहेंगे बीजेपी के, एक नाम था अमित भाई का भी था, वो पार्टी अध्यक्ष थे। तब वेंकैया नायडू जी जो मिनिस्टर थे, उसने कहा था कि पार्टी ने और प्रधानमंत्री ने अमित भाई शाह को ऑथोराइज किया है टू फाइंड सक्सेसर ऑफ आनंदीबेन पटेल। तो इन दैट वे अमित भाई का नाम वेरी स्विफ्टली निकाल दिया गया और अमित भाई को जवाबदारी दी गई कि आप ढूंढिए आनंदीबेन का सक्सेसर कौन है। अमित भाई यहाँ आए, आनंदीबेन को पटेल को लाना चाहती थी, उसमें उसने नितिन भाई को सपोर्ट किया, क्योंकि नितिन भाई केशुभाई की पार्टी में भी, केशुभाई की गवर्नमेंट में भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, नरेंद्र भाई की गवर्नमेंट में भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, आनंदीबेन की कैबिनेट में भी नंबर 2 थे। तो नितिन भाई एक कंसेंसस कैंडिडेट में वो उभर रहे थे कि भाई एक पाटीदार को ही देना है, तो नितिन भाई को क्यों नहीं। नितिन भाई ने इंटरव्यूज भी दे दिया कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो क्या करेंगे, हार्दिक से कैसे नेगोशिएट करेंगे, वो सब। बट जब लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें आनंदीबेन और अमित भाई के बीच थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स हुआ, और अमित भाई ने कहा कि एक कास्ट न्यूट्रल पर्सन को हम चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, क्योंकि अमित भाई का एक फॉर्मूला रहा है कि जो डोमिनेंट कास्ट है स्टेट की, उसके पर पार्टी को ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इसलिए एक कास्ट न्यूट्रल पर्सन, जो विजय भाई बनिया है, जैन लेस देन 5% है गुजरात में, तो उसको लाया गया है चीफ मिनिस्टर, और बताया गया कि वो बैलेंस कर पाएंगे पाटीदार्स और ओबीसी के बीच। तो इन दैट फॉर्मूला विजय भाई को लाया गया था, एंड विजय भाई ने फिर टू प्लेकेट पाटीदार्स नितिन भाई को डिप्टी सीएम बनाया गया था। तो ये सर्कमस्टांसेस थे जब विजय भाई को चीफ मिनिस्टर के तौर पे लाया गया था। जब प्लीज कंटिन्यू। हाँ, नाउ 5 साल के बाद अब पार्टी 13 महीने के बाद इलेक्शंस हो रहा है गुजरात में, 2022 के इलेक्शंस। इस बार लास्ट टाइम तो आपको पता है इलेक्शन में, लास्ट टाइम में नरेंद्र भाई ने लास्ट मोमेंट पे काफी वो सिचुएशन को खुद फ्रंट पे आ गए और बाजी संभाल लिया, एंड बीजेपी को 99 सीट दिला दी, जो बीजेपी का 95 से सबसे कम सीटें मिली गुजरात में। अब जब 2017 के इलेक्शन के बाद से ही पता चल गया था कि विजय भाई ज्यादा नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत खराब था। बट विजय भाई लकी रहे कि 2017 के बाद 1.5 साल में पार्लियामेंट इलेक्शन होना था, तो पार्टी पूरी पार्लियामेंट इलेक्शन में बिजी रही। बाद में पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370, देन CAA एंड उसका एजिटेशन एंड वो सब हुआ। बाद में प्रेसिडेंट ट्रम्प आए गुजरात में। ट्रम्प के बाद पेंडेमिक शुरू हो गया मार्च 2020 से। तो पार्टी विजय भाई को पहले भी हटा देती अगर कोई अपॉर्चुन टाइम मिलता तो, बट वो 18-20 महीने तो पेंडेमिक में चले गए। उसके पहले मैंने बताया कि ये सब हुआ।
तो एक टाइम नहीं मिला विजय भाई को रिप्लेस करते हुए। अभी पार्टी जो सभी स्टेट में कर रही है, तो अभी डिसाइड किया कि भाई गुजरात में भी ये होना चाहिए, लीडरशिप, एक नया लीडरशिप आना चाहिए। एंड पार्टी को अब लग रहा है कि हमको वापस एक डोमिनेंट कास्ट के पास जाना होगा, हमारा जो एसोसिएशन पाटीदार के साथ है वो रीअलाइन करना होगा। एंड अंडर दैट सर्कमस्टांसेस पार्टी ने डिसाइड किया है कि एक पाटीदार फेस को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। राजदीप, यू हैव एनी कमेंट ऑन दैट? देखिए, मैं आपके सामने 5 कारण रखता हूं कि क्यों ये हुआ है। आखिर तो लोगों को पता चलना चाहिए ना, क्योंकि जो हुआ है बड़ा ड्रामेटिक हुआ है। एक मुख्यमंत्री बदला जाता है, लेकिन पूरी कैबिनेट बदली जाती है। तो मैं आपके सामने 5 कारण रख रहा हूं, आप और निखिल के सामने। नंबर 1, एंटी इनकम्बेंसी। मैंने जो सुना है पिछले 6 महीनों में बीजेपी के कई सूत्रों से सुना है कि पार्टी ने एक फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए अगले साल जो चुनाव हो रहे हैं वहां कैसी पार्टी की वस्तुस्थिति है। इसके बाद उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला गया, इसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया और वहां AK शर्मा को भी भेजा गया जो प्रधानमंत्री के नजदीक है। तो एक तरह से यूपी की निगरानी हो रही थी। आप देखेंगे गोवा में भी हलचल चल रही है कि वहां कुछ हो सकता है, क्योंकि वहां भी चुनाव होने जा रहे हैं। और गुजरात में उनको पता चला कि वहां जो फीडबैक मिला उसमें कई मंत्रियों पर सवाल उठ रहे थे, वो संगठन से दूर हट गए थे, उन पर छोटी मोटी करप्शन के चार्जेस आ रहे थे। और कोविड के बाद सरकार की पूरी तरह से यंत्रणा पर पकड़ कमजोर हो गई थी। रूपानी जी बहुत कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में लोगों के सामने आ रहे थे, तो एक बदलाव करना था। तो एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा कारण था कि अगले साल, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में कहा, ये कोई एक गुजरात इज अ स्पेशल स्टेट, ये प्रधानमंत्री का राज्य है। यहाँ अगर बीजेपी कमजोर हो जाती है तो कहीं गुजरात मॉडल और प्रधानमंत्री की छवि प्रतिभा पर भी सवाल पड़ जाता है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी का जो फीडबैक था, उसके बाद 15 महीने रह गए हैं चुनाव के लिए कि चलिए हम पूरा बदलाव करते हैं। नंबर 2, रिमोट कंट्रोल। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी जानती है या प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी तरह से गुजरात की राजनीति पर हावी है और इतने साल से रहा है। रूपानी जी को, जैसे महेश बता रहे थे, अमित शाह के एक तरह से कैंडिडेट थे, उनके प्रॉक्सी थे। अब क्या हुआ है, अब जो भूपेंद्र भाई हैं वो आनंदीबेन पटेल के एक तरह से प्रॉक्सी है, उनके नजदीक माने जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी तय है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनकी एक तरह से निगरानी रहे उनके ब्यूरोक्रेट्स के जरिए गुजरात पर। इसलिए आपने एक ऐसा कैबिनेट रिशफल किया है जहां सभी पुराने नेता जिनकी थोड़ी पकड़ थी, जैसे नितिन भाई की, उनको सब आपने उनके पॉलिटिकल करियर को एक तरह से मार्गदर्शक मंडल में लाकर 11 नए चेहरे लाए हैं फर्स्ट टाइम MLA के, ताकि ये पूरी तरह से इंदिरा गांधी की प्लेबुक जो हुआ करती थी कि हम ऐसे लोगों को बनाएंगे जो बहुत कमजोर है, ताकि हमारा उन पर पूरा दबदबा रहे, कंट्रोल रहे। तीसरी बात, सोशल इंजीनियरिंग। पाटीदार समुदाय जो एक तरह से गुस्से में था, उनको किस तरह से प्लेकेट करना है। मुख्यमंत्री पाटीदार, और आप देखेंगे 8 पाटीदार, लेवा और कटवा दोनों इस कैबिनेट में है। और ये आप देख रहे हैं कास्ट न्यूट्रल पॉलिटिक्स जो बीजेपी 2014 और 18 में कर रही थी, जब वो मुख्यमंत्री अपॉइंट कर रही थी। झारखंड में रामसुंदर दास, या आप देखेंगे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, ब्राह्मण को मराठा डोमिनेटेड महाराष्ट्र में, खट्टर को पंजाबी जाट डोमिनेटेड हरियाणा में, वहां से हटकर अब डोमिनेंट कम्युनिटी के साथ जा रही है। उत्तराखंड में ठाकुर हो और अब पाटीदार, या कर्नाटका में लिंगायत। तो सोशल इंजीनियरिंग की बात आती है। आप देखिए कैबिनेट, इट इज अ ब्रिलियंटली सोशली इंजीनियर्ड कैबिनेट। दलित्स हैं, एसटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन है, OBC 6 है, पाटीदार 8 है, 2 ब्राह्मण है। पूरी तरह से सभी समुदाय को आप अकोमोडेट कर रहे हैं। चौथी बात, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। उस जमाने में जब रूपानी जी बने तब अमित शाह का पूरा दबदबा था, उन्होंने डिसाइड किया। अब क्या हुआ है, अब गुजरात के सबसे पावरफुल नेता गुजरात में है CR पाटिल, जो वहां के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जो मोदी जी का कार्यभार वाराणसी में संभाल रहे थे, नवसारी के MP है। उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई। मुझे कहा गया उन्होंने, CR पाटिल जो महाराष्ट्र है और उस महाराष्ट्र कम्युनिटी से आते, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, उन्होंने सब मंत्रियों को फोन किया कि मैंने आपका नाम सुझाया है। तो एक तरह से उनका पूरा कंट्रोल है। ब्यूरोक्रेट कैलाश नाथन, पॉलिटिक्स CR पाटिल, दोनों मोदी जी के खास माने जाते हैं। तो एक तरह से एक नया समीकरण
केवल गांधीनगर में नहीं, दिल्ली में भी मनसुख मांडविया 49 ईयर ओल्ड, उनको आपने एक तरह से हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। नई प्रोफाइल, नया जनरेशन दिखा रहे हैं। एक जनरेशन को किनारे कर दिया, नया जनरेशन आनंदीबेन पटेल को अकोमोडेट कर दिया। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है गुजरात में, नए समीकरण। और आखिरी बात मैं कहूंगा, मुझे लगता है कि गुजरात हमेशा बीजेपी के लिए एक्सपेरिमेंट रहा है, और एक्सपेरिमेंट इस बार ये है, तब 90 के दशक में हिंदुत्व का एक्सपेरिमेंट था, अब एक नया युग। अब अगर हम पूरी तरह से जनरेशनल शिफ्ट करें, सभी मंत्रियों को बदले, मुख्यमंत्री को बदले, क्या हमें नुकसान होगा या फायदा? और आज गुजरात में हो रहा है, कल कौन जाने मध्य प्रदेश में हो सकता है, किसी और राज्य में हो सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बड़ी सोची समझी रणनीति है, और बीजेपी जानती है दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज और कम डाउन इन गुजरात। वो वस्तु स्थिति में, खास करके कोविड के बाद, आप देखेंगे अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ये सब कुछ किया गया। तो ये मैंने आपके सामने 5 महत्वपूर्ण कारण रखे हैं। और जब भूपेंद्र भाई की बात आती है, कोई मुझे कह रहा था उस दिन वो कोई वहां अहमदाबाद में सुबह कोई ट्री प्लांटिंग ड्राइव में थे, उनको भी मालूम नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले। वो लास्ट रो में बैठे थे, किसी भी एमएलए को भी नहीं मालूम था। लोग पत्रकार को पूछ रहे आपको कैसे नहीं मालूम था? अरे उनको खुद नहीं मालूम था, ना एमएलए को, ना भूपेंद्र भाई को। ये सच्चाई है। और एक जमाने में ऐसे ही महाराष्ट्र में हुआ था 82 में बाबा साहेब भोसले के साथ। इंदिरा गांधी ने इसी तरह से एक मुख्यमंत्री को बनाया जो किसी को मालूम ही नहीं था कि वो बनेंगे। यही हुआ है। दिस इज रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स, बट वेरी इंटेलिजेंट सोशल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पॉलिटिक्स। महेश, राजदीप ने उसका जिक्र तो कर दिया है। लेटली हमने बीजेपी का ये एक पॉलिटिकल हथियार देखा है, सारे घर के बदल डालूंगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बाद सारे सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए गए, इंक्लूडिंग रमन सिंह के लड़के अभिषेक सिंह, और उसका डिविडेंड भी मिला। सो आई विल कम टू द कैबिनेट रीशफल, जो पूरा बदल दिया गया। सारे पुराने नाम इंक्लूडिंग नितिन पटेल को जाना पड़ा। कुछ एक चर्चित नाम थे, जीतू वाघानी वगैरह, जिनको लाया गया कैबिनेट में। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या, मतलब इस नाम पे, भूपेंद्र पटेल के नाम पे कैसे पहुंची बीजेपी? ऊपर से तय हुआ, भूपेंद्र यादव और जो ऑब्जर्वर आए थे बीएल संतोष, उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया। विधायक दल में किस तरह की मरमरिंग थी, किस तरह के रीअलाइनमेंट हो रहे थे? क्योंकि लगातार खबरें आ रही थी कि जो पुराने विधायक हैं, प्रभावशाली विधायक हैं, दे आर नॉट हैप्पी। पहले वो बीएल संतोष को बोला गया कि इनको मनाइए, फिर कह दिया गया कि साहब आला कमान की यही मंशा है, अब आप लोग देख लो कितना रूठना रहना है। क्या हुआ गांधीनगर में? देखिए, उस दिन जब लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग थी एंड सब एमएलए आ रहे थे, सब पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आ रहे थे, तब 2-3 नाम ही जो चल रहे थे, नितिन भाई उसमें थे। एंड वो एक लॉजिकल वे में दिख रहे थे कि वो डिप्टी सीएम 5 साल रूपानी जी के साथ रहे। उसके पहले जितनी भी गवर्नमेंट बीजेपी की गुजरात में रही, वो सब में नितिन भाई वाज ए कॉमन थ्रेड। केशु भाई, बाद में ये सुरेश मेहता जो ब्रीफली बने थे, देन अगेन केशु भाई, देन नरेंद्र मोदी। 2002 से 2007 वो चुनाव हार गए थे, इसलिए कैबिनेट में नहीं थे। 2007 में वापस जीते, तब अगेन वो कैबिनेट में आ गए। 2007 से अभी तक लगातार वो कैबिनेट मिनिस्टर, और लास्ट 5 साल से तो डिप्टी सीएम थे। तो एक लॉजिकल वे में दिखा जा रहा था कि शायद नितिन भाई को इस बार न्याय मिलेगा और इसको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। दूसरा नाम जो बार बार आ रहा था वो कि प्रफुल्ल पटेल, जो एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप के, प्रधानमंत्री के बहुत करीबी आदमी है। जब अमित भाई को ये सीबीआई ने अरेस्ट किया था, तब प्रफुल्ल भाई को एमओएस होम बनाया था, अमित भाई का सक्सेसर बनाया था। तो उसका नाम भी आ रहा था। वो एक नॉर्थ गुजरात से पाटीदार नेता है। दूसरा जो नाम आ रहा था वो मनसुख भाई का आ रहा था कि शायद मनसुख भाई को भेज सकते हैं प्राइम मिनिस्टर अपने आदमी के तौर पे, क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही मनसुख भाई का स्टेचर इसलिए बढ़ाया गया कि ये गुजरात चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाए। और कभी कभार नाम आ रहा था सीआर पाटिल का। सीआर पाटिल खुद बनना चाहते थे। एक चल रहा था कि शायद एक राजदीप ने कहा कि गुजरात बीजेपी के लिए एक एक्सपेरिमेंट, एक लेबोरेटरी रहा है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये
जब पाटिल लास्ट ईयर जब पाटिल बने पार्टी अध्यक्ष, तब किसी ने सोचा नहीं था कि पाटिल को पार्टी अध्यक्ष बनाएंगे। बट सडनली एक अनाउंसमेंट हो गया जेपी नड्डा साहब की ऑफिस से कि गुजरात के पार्टी अध्यक्ष सी आर पाटिल को बनाया गया। तो उसी तरह से कई लोगों को लग रहा था कि सरप्राइज चॉइस में शायद सी आर पाटिल भी हो सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि वो 3 टाइम एमपी है, काफी होल्ड है उसका एरिया पे, वेरी shrewd politician, he knows how to control bureaucracy, politicians, एक पुलिस कांस्टेबल रहे हुए, पुलिस कांस्टेबल से यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, तो उसका एक ग्रास रूट एक्सपीरियंस है, तो काफी है तो कि पाटिल को क्यों नहीं बनाया जाए। एंड जिस तरह से पाटिल ने बनने के बाद एक अपना होल्ड एस्टेब्लिश कर दिया गांधीनगर में, सारे ब्यूरोक्रेट्स उसको मिलने लगे, सारे उसने कहा कि सारे मिनिस्टर्स हफ्ते में 2 बार बीजेपी ऑफिस आके कार्यकर्ता की रजूआत सुनेंगे कि कार्यकर्ता के प्रश्न क्या है वो सब सुनेंगे। तो एक पाटिल जी का एक वो रहा था, तो एक पाटिल का भी नाम था। बोल रहे कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से 3 नाम आए उसमें पाटिल जी का भी नाम था, प्रफुल्ल भाई का नाम था। ये भूपेंद्र भाई का तो कंप्लीट सरप्राइज है, किसी को शायद राजदीप ने बताया कि भूपेंद्र भाई को भी पता नहीं था सुबह। यस, अब पता चला कि भूपेंद्र भाई जब लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग अटेंड करने के लिए निकले अहमदाबाद से गांधीनगर के लिए, तब उसको एक फोन आया था कि आपको सीएम बनना है। अब वो ये नहीं था कि आपको बनाया जा रहा है, एक क्वेश्चन पूछा कि आपको सीएम बनना है, तो अब he could not grasp the hint, तो वो हंसने लगे, अरे जो भी पार्टी करेगी, जिसको भी बनाएंगे उसके साथ काम करेंगे। तो ये कहते हुए भूपेंद्र भाई आए। भूपेंद्र भाई 5वीं या 6th रो में बैठे थे। एंड लेजिस्लेचर पार्टी में पुरुषोत्तम रुपाला ने पहले बोला कि भाई ये तो प्रधानमंत्री का एक गढ़ है, प्रधानमंत्री का स्टेट है। फिर 2-4 और लोगों ने बोला। फिर विजय भाई रूपानी को बोला गया था कि आपको आपका सक्सेसर का नाम बोलना है। तब विजय भाई खड़े हुए 2 मिनट अपना वो कहा कि मैं तो कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता ही रहूंगा। पार्टी ने जवाबदारी दी थी, अब वो 5 साल निभाई, अब पार्टी किसी और को ला रही है। एंड देन उसने भूपेंद्र भाई का नाम मेंशन किया, तो किसी को पता नहीं था भूपेंद्र भाई कौन। भूपेंद्र भाई खुद को भी मालूम नहीं था। तब भूपेंद्र भाई को बुलाया गया कि आप आगे आइए। तो जो 5वीं या 6th रो में बैठे थे उसको बुलाया गया और आगे स्टेज पे लाए गए और कहा कि भूपेंद्र भाई सक्सेसर रहेंगे विजय भाई के। इंटरेस्टिंग। देखिए इसकी एक कहानी है और एक कहानी जो बड़े मजेदार है। और देखिए राजनीति इसी तरह से चलती है। जैसे आनंदीबेन पटेल को 2016 में अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, तो तब ये सवाल हुआ कि उनके कंस्टिट्यूंसी में 2017 से कौन लड़ेगा, घाटलोडिया से जो अहमदाबाद में आती है। तब ये बात चल रही थी कि आनंदीबेन चाहती थी कि उनकी बेटी को टिकट दिया जाए, अनार पटेल। लेकिन अमित भाई जो पूरी तरह से कंट्रोल में थे, उन्होंने कहा नहीं देंगे। उनके बीच में और आनंदीबेन पटेल में एक पावर टसल की बात चल रही थी। तो फिर किसको देंगे? तो फिर आनंदीबेन ने इतना कहा कि अगर मेरी बेटी को नहीं दे रहे तो ये भूपेंद्र भाई है, अहमदाबाद स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने अच्छा काम किया, मेरे नजदीक है, उनको दीजिए। वहां उनको टिकट मिल गई। अब आप देखिए दुनिया कैसी बदल जाती है। एंड फर्स्ट टाइम वो वहां मुझे लगता है स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वो भी तब फर्स्ट टाइम म्यूनिसिपैलिटी में आए थे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बन जाते हैं। और आज वो ऐसे, मुझे लगता है सौरभ भाई और निखिल और महेश की, नरेंद्र भाई को एक ऐसा पाटीदार नेता चाहिए था जिनकी इंडिपेंडेंट बेस ना हो। क्योंकि इंडिपेंडेंट बेस पाटीदार एक तरह से अपना एक मास बेस जिसका हो, जैसे नितिन पटेल, वो एक चैलेंजर नहीं, लेकिन वो एक अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना सकता है। लेकिन भूपेंद्र भाई जैसे अगर पाटीदार नेता मिले, जैसे मैंने बाबा साहेब भोसले, वो भी मराठा थे लेकिन वो मुंबई से थे, वो भी फर्स्ट टाइम थे 82 में जब इंदिरा गांधी ने बनाया। तो एक इंदिरा गांधी प्लेबुक आ गई है। आप कमजोर नेता को बनाइए ताकि आप उसे कंट्रोल कर पाए।
तो भूपेंद्र भाई की सबसे बड़ी ताकत मुझे लगता है उनकी कमजोरी है। महेश जी, आपके लिए सवाल है। सर, हमने ये देखा, जो दिल्ली में हम लोग न्यूज़ देख रहे थे, जो आप वहां से ब्रेक किया करते थे, हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे आप ही लोगों की दी जानकारी के मार्फत कि बुधवार को शपथ विधि हो जाएगी और उसके पोस्टर्स भी छपे और राजभवन का एड्रेस भी था। वहां पे एक एमएलए के समर्थक पहुंच भी गए थे, लिबड़ी के शायद लोग वहां पे पहुंच भी गए थे, और भी लोग तमाम थे। और ऑन रिकॉर्ड पार्टी प्रेसिडेंट भी थे एक अखबार को कि नहीं, आज होने वाला है, 2 से 4 के बीच में आप एक्सपेक्ट कीजिए कि कार्यक्रम होगा। लेकिन फिर एकदम से दोपहर में ये चीज बाहर आती है कि प्रोग्राम शायद आज नहीं होगा, और शाम रहते तक ये बात आती है। और उसको लेके फिर अलग अलग थेरीज हैं कि एक थेरी ये कहती है कि शपथ विधि इसलिए बुधवार को नहीं हुई क्योंकि पार्टी अपना जो फॉर्मूला डिवाइस करना चाहती थी सोशल इंजीनियरिंग का, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, वो एक दिन में वो अराइव कर नहीं पाए, उस मैथमेटिक को पूरा सॉल्व नहीं कर पाए। दूसरा ये कहता है कि जिन लोगों को मना किया जा रहा था कि नहीं, आप नए कैबिनेट में नहीं होने वाले, उनकी तरफ से रेजिस्टेंस इतना स्टिफ था, उसके पब्लिक हो जाने का पार्टी को डर था। तो बुधवार से गुरुवार के बीच में भूपेंद्र पटेल के अलावा जो उनकी कैबिनेट को जिस तरह से डिजाइन किया गया है, उसमें किस तरह की बातचीत चली, 1, और 2, जो लोग डिस्ग्रंटल्ड होंगे, ऑब्वियसली कई एमएलए जिनको अब नहीं रखा गया है। अभी नितिन पटेल ने तो कहा ही है कि अगर कोई अब आइंदा कोई नाराज होता है तो वो मेरी जवाबदारी नहीं होगी। इस सब को अकोमोडेट करने के लिए गुजरात बीजेपी ने क्या सोचा है? देखिए, ये बुधवार को होने वाली थी, ये कोई कम्युनिकेशन नहीं आया था, लेकिन एक स्टेज तैयार हो गया था, वहां पे लिखा गया था कि शपथ विधि समारंभ, एंड सबको पता था कि 4-4:30 बजे हो जाएगा। फिर एक मैसेज आया कि नहीं, ये स्टेज उतारा गया, एंड आपने बोला कि काफी। उस दौरान क्या हुआ कि बीएल संतोष एंड भूपेंद्र यादव लगातार सबको मिल रहे थे एट सीआर पाटिल के रेसिडेंस पे, सबको बुलाया जा रहा था, सबको मिल रहे थे। सबसे सुबह से पहली मीटिंग की शुरुआत हुई विजय भाई और नितिन भाई से, एंड बताया ये जा रहा है कि ये दोनों ने कहा कि अब आपने हमको बोला कि आपको हटाना है, हम हट गए, हमने इस्तीफा दे दिया। जो भी कारण है, लेकिन एक जो स्पेकुलेशन में एक कारण है कि हमारा नॉन परफॉर्मेंस, तो वो तो सबको लागू होना चाहिए। नॉन परफॉर्मेंस, आप हम दोनों को हटा के अगर मिनिस्टर्स वही रहते तो पार्टी क्या का मैसेज का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो वहां से शुरू हुआ कि ये भाई सारे मिनिस्टर्स को ये हट जाना चाहिए। फिर पाटिल जी तो पहले से वो इधर उधर बोल रहे थे कि भाई नो रिपीट फॉर्मूला लाएंगे, किसी को नहीं। तो उस सिलसिले में एक ये हो गया कि किसी को नहीं। फिर जो पावरफुल मिनिस्टर्स थे, नितिन भाई तो ठीक हट गए, बट ये भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा या अमित भाई के जो खास करीबी प्रदीप सिंह जाडेजा, जो 8 साल से एमओएस होम थे, एंड अमित भाई के वो आईज एंड ईयर्स माने जाते थे गांधीनगर में, फिर उसका क्या होगा। फिर जो कांग्रेस से लेके आए ओबीसी लीडर कुंवर जी बावलिया, जवाहर चावड़ा, उसका क्या होगा, क्योंकि उसको तो मिनिस्टरियल उसको लाए, पहले मिनिस्टर बनाया, और बाद में दोनों ने बाई इलेक्शन कंटेस्ट किया। फिर प्रोमिनेंट कोडी लीडर और भाई बोलते उसको पुरुषोत्तम सोलंकी, जिसका बॉम्बे अंडरवर्ल्ड से भी नाता रहा है, उसका क्या होगा, क्योंकि वो भी बहुत एक भाई कुछ काम नहीं करते कैबिनेट में, लेकिन कैबिनेट में केशव भाई की कैबिनेट में भी रहे थे, नरेंद्र भाई ने भी उसको रखा था, आनंदीबेन ने भी रखा था, और विजय भाई की कैबिनेट में भी था। तो उसका क्या होगा। तो ये सब हुआ। नितिन भाई ने थोड़ा मीडिया को बुला के थोड़ा रोना धोना शुरू कर दिया कि पार्टी के लिए बहुत किया, बहुत सालों तक पार्टी को दे दिया, ये वो। तो ये लगा कि ये रिएक्शन होगा। फिर 1-2 एमएलए के समर्थक ने, ये कुंवर जी बावड़िया ने कुछ लेटर लिख दिया कि भाई आप आज से कोली समाज क्या करेगी उसका मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पार्टी के साथ। तो ये हुआ। तो ये सब के जरिए थोड़ा एक दिन का कि भाई एक दिन जरा सोचते हैं, देन डिसाइड करते हैं। फिर चीफ मिनिस्टर की ऑफिस से शाम को एक ट्वीट हुआ कि नया जो कैबिनेट का स्वेरिंग इन है वो कल होगा। तो ये 24 घंटे में काफी कुछ हुआ है, लेकिन अभी बीजेपी ने लगता है कि सबको मैनेज कर लिया है। कोई किसी में वो इतने ताकत नहीं है कि बीजेपी के हाईकमांड के सामने कोई कुछ करे, क्योंकि ये
ये बताया जा रहा है कि हाईकमांड का डिसीजन है, तो सबने मान लिया है। अभी जो 24 लोग हैं मिनिस्ट्री में एंड 25 में भूपेंद्र भाई चीफ मिनिस्टर, 24 में से ओनली 3 पीपल हैव प्रीवियस मिनिस्ट्रियल एक्सपीरियंस। राघव जी पटेल, शंकर सिंह वाघेला और दिलीप परीख के कैबिनेट में 25-27 साल पहले मंत्री थे। फिर राजेंद्र त्रिवेदी जो आनंदीबेन की सरकार में एमओएस थे, और किरीट सिंह राणा थे, वो केशव भाई की गवर्नमेंट में भी थे, नरेंद्र भाई की गवर्नमेंट में भी थे और आनंदीबेन की गवर्नमेंट में भी थे। तो ये 3 लोग ही है कि जिसको मिनिस्टरियल एक्सपीरियंस है, बाकी किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 24 में से 12 लोग तो इतने हैं कि फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटर है। इसमें से तीन लोग कांग्रेस से आए हुए हैं। तो राजदीप ने कहा कि एक सोशल इंजीनियरिंग के तौर से सबको एक रिप्रेजेंटेशन मिल गया है, बट उसका गवर्नेंस पे क्या असर होगा वो देखने को अभी 2-3 महीने में पता चलेगा। राजदीप, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं इतना ही कह रहा था कि इंटरेस्टिंग जो है कि निखिल ने पूछा कि ये अब एमएलए जो मंत्री क्या करेंगे, किस तरह से उनको मनाया गया। निखिल देखिए, आप गुजरात का इतिहास देखिए ना, जो बीजेपी छोड़कर गया है 20-25 साल में, उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से बना नहीं पाए, एक शंकर सिंह वाघेला को छोड़ के। आप बाकियों को देखिए, जितने भी छोड़कर गए, केशु भाई ने भी, जो सबसे बड़े पाटीदार नेता माने जाते थे, जब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, उनको ज्यादा यश नहीं मिल पाया। तो ये एक बड़ी लोग बीजेपी को वोट देते हैं गुजरात में। बीजेपी का एक सॉलिड 45% प्लस, बाकी 5-7%, 10% जो इंडिविजुअल को मिलता है वो तो है, इसलिए बीजेपी 50% के ऊपर जाती है। तो ये मुझे लगता है गुजरात और अन्य राज्यों में निखिल फर्क है। और दूसरा, अगर हम बात करें तो हाई कमांड कल्चर, क्योंकि महेश ने वर्ड हाई कमांड यूज किया। आज की तारीख में कांग्रेस हाई कमांड और बीजेपी हाई कमांड देखिए। कांग्रेस की देखिए क्या परेशानी पंजाब में है, या छत्तीसगढ़ में जो बाघेल और टीएस सिंहदेव में हो रहा है, या गेहलोत और पायलट कैंप में राजस्थान में हुआ, और किस तरह से वहां वो सुलह नहीं कर पाते हैं। और बीजेपी हाईकमांड को आज देखिए, क्योंकि आपके पास दिल्ली में ताकत है, उस ताकत का आप पूरी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तरह से सीआर पाटिल जैसे व्यक्ति को आप वहां से पूरा अपना नंबर 1 बना सकते हैं, और उसकी पकड़ पूरी तरह से 1 साल में बन जाती है। ये हाई कमांड कल्चर जो है, इस पर भी मुझे लगता है हमें चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस हाई कमांड वर्सेस बीजेपी हाई कमांड, और बीजेपी हाई कमांड किस तरह से अब मुख्यमंत्रियों को बदलता है और नए लोगों को लाता है, और कांग्रेस को किस तरह से परेशानी होती है। एक जनरेशन जो बैटल कांग्रेस में चल रहा है, उसे कैसे उसमें कैसे सुलह कर पाए। कांग्रेस कमजोर पड़ रहा है, बीजेपी उसका एडवांटेज ले रहा है। आपने हाईकमान कल्चर की बात की राजदीप, आई विल कम टू दैट। महेश, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, आप गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, लेकिन वो जो बात है वो मेरे ख्याल से पूरे देश पे लागू होती है। 2014 ऑनवर्ड्स, जिसको हम लोग मॉडिफाइड या वर्ड प्ले करते हुए मोडिफाइड बीजेपी बोलते हैं, उसमें एक डिजाइन दिखा, और चूंकि खुद नरेंद्र मोदी उसी डिजाइन के तहत, उसी पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन के तहत आगे बढ़े थे कि ये जरूरी नहीं है कि स्टेट की सबसे डोमिनेंट कास्ट के हिसाब से ही पूरा पैराडाइम बिल्ड किया जाए, वो शिफ्ट भी हो सकता है। क्योंकि हमने देखा था कि 70s में चिमन भाई पटेल के बाद जस भाई पटेल आते हैं, बाबू भाई जस भाई पटेल, और 80s के खाम इक्वेशन के पैरेलल माधव सिंह सोलंकी के पाटीदार फाइनली मूव होते हैं केशु भाई पटेल के नेतृत्व में। लेकिन 2002 ऑनवर्ड्स वो चीज बदल जाती है, और तमाम विरोध के बावजूद 2007 के चुनाव में गोवर्धन झड़पिया ने अपनी पार्टी बनाई, 2012 में केशु भाई पटेल ने अपनी पार्टी बनाई, गोवर्धन झड़पिया उसमें चले गए, और 2014 में दोनों को मर्ज होना पड़ा बीजेपी में। तो उसका कोई बहुत हल नहीं दिख रहा। मैं 2014 की बात कर रहा था। आप देखिए, महाराष्ट्र में ये मान लिया गया था कि मराठा ही सीएम होगा, किसी भी उससे हो। एक कांग्रेस ने प्रयोग किया था सुशील शिंदे का, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं दिखा पाई। सुशील शिंदे के सीएम रहते हुए वो विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन जब विधानसभा चुनाव जीत के आए तो उन्होंने बदला। बिल्कुल, महाराष्ट्र में बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को लाती है। सेम थिंग हरियाणा में कि साहब सीएम तो जाट ही होगा, एक भजन लाल का अपवाद था, और उनकी पॉलिटिक्स भी पूरी
एक नॉन जाट की कंसल्टेशन की थी, उसको भी इन्होंने मिथ ब्रेक किया, मनोहर लाल को लाए। झारखंड में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अभी वो फिर से रिवर्स दिख रहा है कि ठीक है, एक डोमिनेंट कास्ट है, हमारे साथ लगातार रही है। हालांकि न्यूमेरिकली देखें तो मेरे ख्याल से जो कोली हैं, अगर सब कास्ट जोड़ दें तो वो पाटीदार से थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन वो सब कास्ट में इतने डिवाइड हैं कि वो एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स नहीं बन पाए कि दे कैन कॉल द शॉट। तो फाइनली एक जो पाटीदार सीएम नहीं बना था केशुभाई के बाद से, वो बन गया। लेकिन एक और डिवीजन है जिसकी गुजरात चुनाव के दौरान हम चर्चा सुनते हैं या फील्ड पर जाते हैं तो चर्चा सुनते हैं, और वो डिवीजन है लेउवा और कड़वा पटेल का। जो डिसेंडेंट ये अपने आप को मानते हैं राम के दुर्लभ और कुश से, वो लेउवा और कड़वा। और मुझे एक गुजरात के हमारे दर्शक ने कहा कि पहली बार कोई प्रॉपर कड़वा पटेल बना है। सो आई वाज लाइक प्रॉपर कड़वा पटेल? बोले हाँ, आनंदीबेन भी थी जिनकी कड़वा में शादी हुई थी, लेकिन अभी तक तो सब लेहुआ ही बन रहे थे, तो अब हमारा नंबर आया है। तो ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये, जैसे मैं अभी यूपी में घूम रहा हूँ महेश, तो यहाँ पे भी बहुत सारे डिवीजन बता दिए जाते हैं कि साहब अहीर जो है या यादव हैं वो अहीर और आहार हैं, या घोसी और कमरिया हैं। छत्री में मैं एक सीट में गया तो बोले साहब सिर्फ छत्री होने से काम नहीं चलेगा, जादौन है कि चौहान है। इस तरीके के सब कास्ट कई बार चलते हैं। वैश्य समुदाय में भी मैंने सुना कि साहब गहोई बनिया हैं कि ये वाले बनिया हैं। तो वहां पे कुछ इस तरह का सेंटिमेंट है कि, क्योंकि जब हमने 2017 का चुनाव लल्लन टॉप के लिए कवर किया तो सौराष्ट्र में और यंग पलटन में, जो सौराष्ट्र की पटेल बेल्ट थी, उसमें हमें बहुत क्लियरली एक बीजेपी से मोह भंग नजर आ रहा था। पर वो एक आंदोलन वाला चुनाव था। अब तो हम देख रहे हैं कि गोपाल इटालिया चले गए हैं आप में, और क्या नाम है इनका, रेशमा पटेल एनसीपी में है, हार्दिक कांग्रेस में है। ये लेउवा कड़वा का थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें। देखिए, लेवा और कड़वा में लेवा का एक डोमिनेंस रहा है केशुभाई के टाइम पे। केशुभाई एक बहुत कदावर नेता थे। बीजेपी को बनाया गुजरात में केशुभाई ने। उसके पहले चिमन भाई थे जो कांग्रेस में, जनता दल कांग्रेस में थे। तो लेवा का एक होल्ड रहा है पार्टी में, स्टेट के पॉलिटिक्स में। इस बार ये इसलिए हुआ, ये भूपेंद्र भाई का, एक तो वो कड़वा है, दैट इज ट्रू, आपने सही बताया। दूसरा वो अहमदाबाद से है। अब 2 महीने पीछे चले जाइए, नरेश पटेल जो एक कम्युनिटी के काफी इन्फ्लुएंशियल नेता माने जाते हैं। एवरी टाइम इलेक्शन के टाइम पे नरेश पटेल का एक वो दबदबा रहता है। जो पार्टी की, सॉरी, कम्युनिटी की जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वो हेड करते हैं सौराष्ट्र में, वो लेवा है। उसने 2 महीने पहले ये बोला था कि आम आदमी पार्टी गुजरात इलेक्शन में बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि वो दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल, एंड एजुकेशन में, हेल्थ में, तो एंड यहाँ पे भी यंगस्टर्स आम आदमी पार्टी के वहां जा रहे हैं। तो सबको लगा कि ये गोपाल इटालिया जो पाटीदार है उसको प्रोजेक्ट करेगी आम आदमी पार्टी और जाएगी। आम आदमी पार्टी एक ऑल्टरनेटिव बनना चाहती है बीजेपी का गुजरात में, पर्टिकुलरली पाटीदार्स में, क्योंकि पाटीदार्स 2007 में भी कांग्रेस में नहीं गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि केशुभाई ने ओपनली कैंपेन किया था। गोवर्धन जड़फिया पार्टी निकल के चले गए थे, पार्टी छोड़कर चले गए थे, साथ में 5-6 और ही विधायक गए थे, फिर भी पाटीदार्स बीजेपी के साथ ही रहे। 2012 में भी बाय एंड लार्ज पाटीदार्स थे, वो बीजेपी के साथ ही रहे। अब पार्टी को, बीजेपी को ये था कि एक अब इस बार पाटीदार फेस तो चाहिए, बट क्या लेवा को बना के, सौराष्ट्र के कोई लेवा को बना के ये नरेश पटेल वो सबको पावरफुल करना है, फिर तो हमारे कंट्रोल में शायद न भी रहे। तो ये राजदीप ने बताया कि जिस भूपेंद्र भाई का सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है वो उसका वीकनेस है, उसका कोई बेस नहीं है। तो पार्टी ने ऐसे आदमी को चुना। अब नरेश पटेल कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी कह सकती कि देखो आपको पाटीदार चीफ मिनिस्टर चाहिए था, हमने दे दिया पाटीदार चीफ मिनिस्टर, अब आपको क्या प्रॉब्लम है। तो कड़वा, लेवा न्यूमेरिकली कड़वा से ज्यादा है, तो लेवा को नहीं दिया, बट एक पाटीदार फेस दे दिया। तो कहा, बोल सकते हैं कि भाई हमने पाटीदार को चीफ मिनिस्टर बना दिया। दूसरा, पाटीदार मोस्टली रूरल कम्युनिटी है, एग्रीकल्चर पे होल्ड है उसका, सौराष्ट्र में, नॉर्थ गुजरात में, सेंट्रल गुजरात में।
अब ये अर्बन फेस को लाया है। अर्बन में बीजेपी को कोई कास्ट का वो नहीं चाहिए। मैं और राजदीप भी ये घाटलोड़िया से चुनाव जीत सकते हैं बीजेपी के टिकट पे। तो आप जीत सकते हो, मेरी डिपॉजिट चली जाएगी। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल जीत सकते हो। अरे ये मत बोलो, अमित भाई ने एक बार कहा था मुझे कि जो भी हो टिकट तो आपको नहीं देंगे कभी। अच्छा, अब ये राजदीप जी ये जिक्र किया है तो ये भी बता दीजिए कि टिकट आप मांग रहे थे, प्रसंग क्या था जिसमें उनकी ये टिप्पणी आई? नहीं, ऐसा था, अरुण जेटली के घर पे लंच हुआ था 2014 के चुनाव के पहले, और तब हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो मैंने कहा सर लगता है कि बीजेपी की वेव मुझे नजर आ रही है। तो उन्होंने कहा वेव सब खुद, तो किसी और ने कहा अरे राजदीप जी वेव है तो फिर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़िए। तो अमित भाई सुन रहे थे, तो अमित भाई ने कहा देखिए बाकी सब ठीक है, आपका अनुमान ठीक है, लेकिन आपको टिकट देने की बात मत करिए। तो ऐसे ही मजाक में किया, कहते कि आप मुझे फिर परेशानी में डालते हैं सौरभ भाई, ये सब कहानियां मैं कहता हूँ और फिर वो ट्विटर में मैं ट्रोल हो जाता हूँ इस बार। राजदीप दो चीजें हैं। एक तो ये हमारे दर्शक बहुत पसंद करते हैं कि चूंकि आपका एक लंबा पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का अनुभव है, आपकी सारे बड़े नेताओं से, भाजपा, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के बाद मुलाकात होती रहती है। ये नेता नगरी की ताकत है कि यहाँ पे बहुत सारे एनेक्डोट्स पता चलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि आपने कहा कि अमित शाह ने कहा कि हम टिकट नहीं देंगे, अब अगर सिर्फ इतनी बात रह जाती तो फिर लोग कहते हैं अच्छा राजदीप सरदेसाई अमित शाह से टिकट मांगने गए थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई प्रसंग बता दें। थैंक यू। और तीसरी चीज ये है कि अगर ट्रोल्स के हिसाब से, चाहे वो राइट के ट्रोल हो, लेफ्ट के ट्रोल हो, सेंटर के ट्रोल हो, हम काम अपना करना निर्धारित करेंगे तो राजदीप जी हम काम कर नहीं पाएंगे, है ना। वी कैन नॉट प्लीज एवरीबडी। हम लोग यहाँ किसी को प्लीज करने के लिए नहीं बैठे हैं, है ना। तो मेरे साथी निखिल जी भी इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है। निखिल? नहीं, मेरा एक हम दूसरा सेशन में भी जाना है। अरे नहीं, इतना सेफ नहीं खेलना है सर। मुझे राजदीप की इस चिंता का क्या करें कि लोग इनको ट्रोल करते हैं नेता नगरी में दिए गए बयानों को। अगर कोई ट्रोल हो रहा है, मतलब मेरा बहुत सीमित उसमें है। अगर किसी चीज के लिए आप गाली खा रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो वही जो नहीं खा रहे हैं उनको सचेत रहना चाहिए, जो सिर्फ तारीफ पा रहे हैं उनको देखना चाहिए कि भाई मेरे इधर कुछ नहीं आता है, मतलब पक्का कुछ गड़बड़ है मेरे काम में। एनीवेज, निखिल ट्रोल हो सकते हैं कि अगर आप गाली खा रहे हैं तो ठीक काम कर रहे हैं, ये जो इन्होंने थ्योरी दी। एनीवेज, निखिल योर क्वेश्चन। जी, मुझे ये जानना था कि भूपेंद्र पटेल पे खूब बात हो गई और उनके कैबिनेट को किस तरह से डिजाइन किया गया है, तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, हमने वो भी समझा है। और ये भी हमको इस बातचीत में मालूम चल गया कि अभी सब नए हैं, लेकिन क्या इस कैबिनेट में भी आप कुछ फेसेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बन सकते हैं गुजरात के पॉलिटिक्स के हिसाब से भी, और जो नेशनल बीजेपी का एक प्लैंक होता है वो जिस तरह से काम करना चाहते हैं? जैसे एक नाम फ्लैग किया जा रहा है, राजेंद्र त्रिवेदी का है। वो स्पीकर थे, उन्होंने रिजाइन किया बिल्कुल जब शपथ विधि होने के जस्ट पहले, और उसके बाद में अब वो कैबिनेट में लिए गए हैं। एक परिचय हमको पता है कि वो वेस्ट बेकरी केस के वो वकील हुआ करते थे, कई सारे अक्यूज्ड के। तो इनके बारे में और क्या, और बाकी क्या आप 2-3 और चेहरे गुजरात में बता पाएंगे कि इस कैबिनेट में इनको इन लोगों पे ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, राजेंद्र त्रिवेदी आपने बोला, सर्टनली वो वेस्ट बेकरी केस में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, लॉयर है, वेरी एस्टेब्लिश लॉयर है वडोदरा में। वो गुजराती नहीं है, वो यूपी से है। तो गुजराती लोग उसको वो यूपी से ब्राह्मण है, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन वडोदरा, बट यूपी से है। वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड है राजेंद्र त्रिवेदी, इसलिए उसको विजय भाई का जब ये बना कैबिनेट तब उसको नहीं रखा था, बिकॉज वो इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। अब उसको नंबर 2 बनाया है गुजरात में। आफ्टर ये चीफ मिनिस्टर के बाद नंबर 2 वो है। उसको लॉ एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिया हुआ है। लॉ हमेशा
10 साल से अमित भाई के आदमी हैंडल करते थे। भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा जो कैबिनेट, एंड प्रदीप सिंह जाडेजा जो एमओएस लोग, प्रदीप सिंह जाडेजा एमओएस होम भी थे। दूसरा जो एक आफ्टर राजेंद्र त्रिवेदी जो दूसरा आदमी जिसको थोड़ा वो करना चाहिए वो हर्ष संघवी है, सूरत से एमएलए है, जैन है। अमित भाई के बाद दूसरा बनिया बीजेपी में से एमओएस होम बना है। वेरी यंग, इज 37-38। अमित भाई भी जब आई थिंक चिप में एमओएस होम बने तब मोरलेस वही एज के थे। एंड सीआर पाटिल के करीबी माने जाते हैं, क्योंकि सीआर पाटिल का नवसारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हर्ष का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। पहली बार ये आनंदीबेन के टाइम पे भी एमओएस होम हमेशा अमित भाई का आदमी रहा है। नाउ पहली बार चीफ मिनिस्टर तो बताया कि आनंदीबेन का आदमी, एमओएस होम भी सीआर पाटिल का आदमी आया है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग शिफ्ट इन द स्टेट पॉलिटिक्स। इनफैक्ट निखिल, आप कह रहे थे नए चेहरे कैबिनेट में, मैं कहूंगा कैबिनेट के बाहर जो सीआर पाटिल, क्योंकि कई हमारे दर्शकों को शायद मालूम नहीं होगा कि सीआर पाटिल किस तरह से हमेशा जब गुजरात की बात होती है नरेंद्र भाई और अमित शाह की बात होती है, मुझे लगता है अब ट्रोइका हो गई है। तीसरा जो चेहरा नजर आ रहा है वो सीआर पाटिल का है। वो वाराणसी संभाल रहे थे पिछले 7 सालों से। आप एनेक्डोट सुनाते हैं, आज मैं भी आपको एक एनेक्डोट सुनाता हूँ सीआर पाटिल से जुड़ा हुआ। अच्छा, आप सुना लीजिए, फिर मैं उनकी हिस्ट्री एक छोटी सी बात बता दूं। जी प्लीज। पहले आप, वो सूरत में वो कांस्टेबल थे 76 में। वो क्योंकि मेरे नाना, जैसे मैंने कहा, आईपीएस पुराने गुजरात के डीजी बने थे या तब आईजी था, ये कांस्टेबल थे। अब वो कांस्टेबल से तब उन पर एक चार्ज भी हुई थी, प्रोहिबिशन की रेड हुई थी और उनको 6 साल के लिए सस्पेंड भी किया गया था। जिसके बाद 2002 में एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम में उनको अरेस्ट भी किया गया। आप देखिए, 76 में कांस्टेबल सस्पेंडेड 6 इयर्स, 2002 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम में अरेस्ट होते हैं। आज 2021 में शायद गुजरात के नरेंद्र भाई और अमित शाह के बाद सबसे पावरफुल नेता अगर कौन है तो वो है सीआर पाटिल। तो ये इनकी हिस्ट्री है और कनेक्शन इनका है मुंबई से, सॉरी नॉट मुंबई, महाराष्ट्र से, वहां से उनकी ओरिजिन्स है। और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। जी महेश, इनिशियली वो सीआर पाटिल प्रोटेजी थे काशीराम राणा के, क्योंकि काशीराम राणा उस सूरत का मेन स्टेट का पार्टी प्रेसिडेंट थे, वन ऑफ द कंटेंडर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। वो अटल बिहारी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, और मोदी का विरोध करने वालों में भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीआर पाटिल उसका खास प्रोटेजी थे। एंड इसलिए जब काशीराम राणा केशुभाई की गवर्नमेंट में अपने 4-5 आदमियों को रखते थे, उसमें सीआर पाटिल को जीआईडीसी के चेयरमैन बनाए थे, जीएसीएल के चेयरमैन बनाए थे। तो ये था 2005-6 में जो ये, मैं दर्शकों को बता दूं जो गुजरात से वाकिफ नहीं उतना, ये महेश ने जिन 2 संस्थाओं के नाम लिए, ये वहाँ की इंडस्ट्रीज और उन सब के हिसाब से बहुत ये स्टेट के पीएसयूज है। जीएसीएल गुजरात एल्कलीज है, लिस्टेड पीएसयू है। जीआईडीसी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो इंडस्ट्री को लाते हैं, इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करते हैं, लैंड अलॉट करती है इंडस्ट्रीज को। एंड जो राजदीप ने ये कोऑपरेटिव बैंक का जिक्र किया, यस, सीआर पाटिल उसमें थे। वो एक सूरत में छोटा सा अखबार भी चलाते थे। सूरत में एक लोकल चैनल जब 15 साल पहले एवरी सिटी में हुआ करती थी, एक लोकल चैनल, वो भी चलाते थे। उसमें एक न्यूज रीडर थी, वो अभी बीजेपी की विधायक है, संगीता पाटिल, सूरत से ही राजदीप। अच्छा, और मैं अभी पिछले दिनों अलीगढ़ में था, इलेक्शन के पहले यूपी का हालचाल लेने के लिए निकला हूँ। अभी आगरा में हूँ जहाँ से जुड़ा हूँ। तो अलीगढ़ में बड़ी दिलचस्प पॉलिटिक्स है। अभी हाल में कल्याण सिंह का देहांत हुआ, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री यहाँ यूपी में, तो वो अलीगढ़ से ही थे, उनकी अतरौली सीट है। तो अलीगढ़ की पॉलिटिक्स अपने आप में यूपी की पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन है। इतने सारे गोट, इतने सब, और वहाँ के एक सांसद है सतीश गौतम, को बयान देते रहते हैं एएमयू सबके, और अभी वहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर गए, शिलान्यास कर गए मोदी जी। तो सतीश गौतम से मैंने बात की, क्योंकि एक दिन बाद उद्घाटन था, कि भाई ये क्या यूनिवर्सिटी की जरूरत है और क्या आपको लग रहा है सब। तो जब इंटरव्यू पूरा हुआ तो सतीश गौतम बड़े उत्साह से बोले कि सौरभ जी, इंटरव्यू तो हो गया, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या दिखाना चाहते हैं? बोले मैंने ऑफिस बनवाया है।
तो मैंने कहा भाई ऑफिस तो सब लोगों के होते ही हैं। बोले नहीं नहीं, मैंने ऑफिस बनवाया है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमसे कुछ कहा था। हमका क्या कहा था? ऑफिस बनवाइए, ऑफिस तो होना ही चाहिए। बोले नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम सब सांसदों से कि आप लोग सीआर पाटिल का ऑफिस देखिए और उनकी वर्किंग देखिए कि वो कैसे करते हैं। तो हम सब लोग गए, हम लोगों ने देखा, और उसके बाद सतीश गौतम ले गए ये बताते हुए कि हमने देखा और दिखाया। तो उन्होंने एक तिमंजिला हाईटेक ऑफिस बनवाया जिसमें बोले कि ग्राउंड फ्लोर पे कार्यकर्ता, फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होनी है, यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे ये देखिए मेरी सारी विधानसभाओं का डिजिटल लेआउट है, सबकी डिटेल्स हैं। तो अगर मुझे किसी की भी डिटेल्स की फलाने गांव का क्या समीकरण है, वहां पे कितना हैंडपंप हुआ, सड़क क्या हुआ, सब चीजें मुझे वहीं से मिलेंगी। फिर अगले वाले में पार्टी के पदाधिकारी, ऐसे करके उन्होंने पूरे 3 फ्लोर बिल्ड कर दिए और बोला कि हम लोगों को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सीआर पाटिल से आप लोग देखिए और सीखिए कि कैसे सांसदों का ऑफिस कैसा होना चाहिए और कैसे आईएसओ सर्टिफाइड ऑफिस है। नहीं, ही इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग बट वेरी कंट्रोवर्शियल। पिछले साल कोविड के जमाने में गुजरात हाईकोर्ट ने उनको नोटिस इश्यू किया था कि आपने रेमडेसिविर की दवाइयां हॉर्ड की है। ये भी उन पर आरोप था कि वो रेमडेसिविर हॉर्ड करके फिर बीजेपी के बाकी राज्यों में भेज रहे थे, लेकिन उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। ही इज अ ओल्ड स्टाइल टफ पॉलिटिशियन फॉर न्यू इंडिया। तो कांस्टेबल की जर्नी, आई थिंक गुजरात इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। एक चीज और है, और इसके बाद इस एक टिप्पणी के बाद हम लोग स्विच करेंगे, थोड़ा अपोजिशन के खेमे को भी देख लें। कांग्रेस के खेमे में क्या हो रहा है, अगर कुछ हो रहा है। आम आदमी पार्टी का कितना फोकस गुजरात पर रहेगा पंजाब और गोवा के फोकस के बाद, इस पे और उत्तराखंड है ना, यूपी में भी थोड़ा बहुत जोर लगा रहे हैं। मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ, आप लोगों की टिप्पणी चाह रहा हूँ, आप तीनों ही लोगों की, निखिल जी आपकी भी टिप्पणी चाह रहा हूँ। एक कांग्रेस मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स बिल्ड किया इंदिरा गांधी ने, एक ताकतवर आला कमान, इंदिरा के नाम पर वोट, पूरे ओल्ड गार्ड को उन्होंने सिंडिकेट को किनारे कर दिया। एक ताकत ये मानी जाती है पॉलिटिक्स में कि आपके पास कितने स्थानीय छत्रप हैं जो अपने दम पर चुनाव जिता सके। बीजेपी की बात आई, जब 2014 के पहले रेस शुरू हुई तो नाम आया, नरेंद्र मोदी हैं गुजरात में, 2002 से लगातार 3 विधानसभा चुनाव जिता चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम आया मध्य प्रदेश से, आप लगातार चुनाव जितवा रहे हैं, और बाकी किसी स्टेट से इनको ऐसा बड़ा नाम नहीं मिला। रमन सिंह का भी नाम था, 3 चुनाव जीते वो तब तक, लेकिन छत्तीसगढ़ अपेक्षाकृत छोटा स्टेट था। उसके बाद से अब तक बीजेपी ऐसे नए स्थानीय छत्रप विकसित नहीं कर पाई है जो अपने दम पर 2014 ऑनवर्ड्स चुनाव जितवा सके। देवेंद्र फडणवीस की हमने तारीफ सुनी थी, आई बी ऑनेस्ट, महाराष्ट्र में जब हम घूमे, ब्यूरोक्रेट से बात हुई, एक इन जनरल टिप्पणीकारों से, कि नहीं काफी स्टेबल गवर्नमेंट और दुरुस्त गवर्नमेंट चलाई, तो एक फडणवीस की एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे एक अच्छी छवि सामने आई। लेकिन वो फिर बाद में उनका गठबंधन का पेज। योगी आदित्यनाथ को लेके बहुत डिवाइडेड ओपिनियन है, मीडिया की भी, लोगों की भी, लेकिन वोट कैचिंग एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो योगी आदित्यनाथ में नजर आ रही है मुझे ग्राउंड में घूमते हुए, कि बीजेपी का काडर या वोटर उनको लेके एनर्जाइज फील कर रहा है। लेकिन बाकी किसी भी स्टेट में आप देखिए, वसुंधरा का आला कमान से झगड़ा चल रहा है, शिवराज सिंह चौहान के आला कमान के ऐसे संबंध है, कभी अभी देखिए नरोत्तम मिश्रा कितना फ्रंट पे खेल रहे हैं, नरेंद्र तोमर अगर बैकफुट पे हैं, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा में भी चीजें बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक क्लैरिटी नहीं है कि और खूब सारे छत्रप ऐसे विकसित हो रहे हो जो अपने दम पर आगे बढ़ा सके। और ये जब इस तरह से शफलिंग हो रही है, आप उत्तराखंड में देखिए, एक को लाए, फिर दूसरे को लाए, और फिर चुनाव के पहले तीसरे को ले आए। आप इस ट्रेंड पर क्या सोचते हैं, राजदीप, महेश एंड निखिल, ऑल 3 ऑफ यू? देखिए, मैं हमेशा ये कंपैरिजन इंदिरा गांधी से करता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि नरेंद्र मोदी जी में कई ऐसी चीजें हैं, गुण है, कोई बैड पॉइंट्स भी हैं जो इंदिरा गांधी के प्लेबुक से आती है। और आप इंदिरा गांधी के करियर में 71 और 75 के बीच में देखिए किस तरह के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। देवराज उर्स का मैं उदाहरण दे सकता हूं, कर्नाटका के स्ट्रॉन्गमैन थे। और फिर आप देखिए 1980 to 84 किस तरह के मुख्यमंत्री बने, बाबा साहेब भोसले हो, शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर हो महाराष्ट्र में, फिर गुंडू राव हो कर्नाटका में, कई ऐसे मुख्यमंत्री बने जो कमजोर थे और उनके आपके सत्रप जो हुआ करते थे, जैसे चन्ना रेड्डी
आंध्र प्रदेश में एक जमाने में कांग्रेस के बड़े सत्रप माने जाते थे, या वसंत दादा पाटिल और शरद पवार जैसे लोग जो महाराष्ट्र में उभर कर आ रहे थे, या आप कर्नाटका में मैंने अर्ज का जिक्र किया, आपने उनको धीरे धीरे किनारे करके अपने लोगों को वहां लगाया और उसका कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। अब बीजेपी में क्या वही चीज हो रही है? मुझे लगता है एक फर्क नजर आता है, बीजेपी में आरएसएस की अभी भी एक जोर है। आपने बीएल संतोष का नाम अभी महेश ने लिया, उनका एक रोल था, इज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी, और वो आरएसएस और बीजेपी के बीच में एक संबंध बनाते रखते हैं। तो जब तक आरएसएस है, मुझे लगता है बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस की दिशा में नहीं जाएगी, जहां कमजोर मुख्यमंत्रियों के कारण पूरा संगठन एक तरह से कमजोर हो गया। लेकिन ये एक चेतावनी है, और आपने जो उदाहरण दिए बिल्कुल सही है। पिछले 7-8 सालों वाजपेयी अडवाणी इरा में कई मुख्यमंत्री, कल्याण सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, कई मुख्यमंत्री जो बने वो एक तरह से पार्टी के सिस्टम से आए और उनकी एक ताकत अपने जगह में बन गई। क्या पिछले 7 सालों में योगी आदित्यनाथ को छोड़कर हम कह सकते हैं कोई मुख्यमंत्री अपनी ताकत पर, ये नए मोदी शाह ईरा में उसने अपनी उस तरह की पकड़ बनाई है? देवेंद्र फडणवीस एक नाम जरूर है, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई नाम नजर नहीं आता। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर कि क्या जब आप हाई कमांड इतना ताकतवर बन जाता है तो क्या नेसेसरली जो वहां के आपके शत्रप है वो कमजोर हो जाते हैं? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, और गुजरात उसका अच्छा उदाहरण है। बोथ विजय रूपाणी एंड भूपेंद्र भाई पटेल आर एग्जांपल्स कि आपको कमजोर मुख्यमंत्री की एक तरह से, क्योंकि आप रिमोट कंट्रोल की पॉलिटिक्स करते हैं। दैट इज माय व्यू। जो बीजेपी का ये पावरफुल हाईकमांड बन गया है, तो ऑब्वियसली ये एक्सेप्ट योगी अभी कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं है कि जो एक अपने आप पे स्टेट को चुनाव जिता पाए। लेकिन अभी ये जो आपने पहले भी बताया कि एक जो कास्ट न्यूट्रल राजनीति जो अमित भाई लेके आए 2014 के बाद, महाराष्ट्र से शुरू हुआ, झारखंड, हरियाणा, फिर गुजरात में रूपानी जी को लेके आए थे। अब वो it is turning back and it is now party has to go back to the dominant caste. अब गुजरात में तो ये हो गया, झारखंड में तो रघुवर दास की वजह से, अनपॉपुलरिटी की वजह से चुनाव हार गए। आसाम में भी देखो, आपके सिटिंग चीफ मिनिस्टर को रिप्लेस करते हुए एक कांग्रेस से आए हुए लीडर को अपने चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। कर्नाटका में भी आपने लिंगायत लीडर येदुरप्पा को तो निकाल दिया, लेकिन येदुरप्पा ने जिसको चुना उसको आपको चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। तो ये जो कास्ट का जो एक वापस आ रहा है, एंड डोमिनेंट कास्ट का, इसलिए योगी, देखिए योगी कंट्रोल्स डोमिनेंट कास्ट, इज फ्रॉम डोमिनेंट कास्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठाकुर। इसलिए अब बीजेपी कितना ये कर पाएगी, वीक भी रखे, लेकिन वो डोमिनेंट कास्ट का रहेगा। लीडर may not be having a large base in the state, but leader will most likely be from the dominant caste of the state. ठीक है सौरभ, मैं तीनों को सुन रहा था, मतलब दोनों को सुन रहा था। आपके क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपने कहा कि वो स्थानीय छत्र विकसित कर नहीं पाई, ठीक है। मुझे लगता है उसे स्थानीय छत्र विकसित करने में दिलचस्पी है नहीं, और उसके कई सारे एग्जाम्पल्स आप देख पाएंगे। और ये बात सिर्फ लिमिटेड नहीं है स्टेट पॉलिटिक्स में या किसी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर की बात नहीं है। आप टॉप से लेकर के बॉटम पे जाकर के देख लीजिए, जितने अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं में हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो कंटेम्प्ट वाली बात आ जाएगी। आप एक एक आयोग, एक एक व्यक्ति, और वो बहुत सीनियर लेवल पे जाकर के भी आप देख सकते हो। आपको कहीं भी समझ में नहीं आएगा, एक वेंकैया नायडू को अगर आप छोड़ दें जो उपराष्ट्रपति बने, कि भाई ये व्यक्ति यहाँ कैसे पहुंचा, या उस व्यक्ति का जो विकिपीडिया पेज है उस व्यक्ति के उस पद पे जाने के बाद बनता है। तब आपको पता चलता है कि अरे ये तो यहाँ से आए हैं, वहां से आए हैं, फिर हम बैठ करके उनको डिस्कस करने लगते हैं। और होता क्या है, जो व्यक्ति अपना अर्न करते हुए पहुंचता है ऊपर, राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह हो गए, नितिन गडकरी हो गए, इन तीनों ने पार्टी में काम किया, इनको फिर गवर्नमेंट में लेकर के उनको आदरपूर्वक उन्होंने सरकार में रखा हुआ है। वैसे व्यक्ति को जब आप कोई पोजीशन ऑफ पावर देते हो तो फिर वो थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस तो आपसे लेगा, लेकिन वो अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी चॉइस को एक्सरसाइज करने में मानता है, क्योंकि वो हर चीज वो नहीं करता है ना आपसे।
लेकिन आप अगर किसी नोबडी को उठा करके जब बॉस बना देते हो, जैसे मान के चलिए एक बॉस है, एक मैनेजर है, एक टीम है, अब आपको टीम में से उठा के किसी एक को मैनेजर बनाना है ताकि वो ध्यान रखे थोड़ा बहुत आपका। जो व्यक्ति अपनी मेहनत से आ रहा है वो थोड़ी बहुत आपकी सुनेगा, लेकिन वो कुछ अपनी भी चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वो काम करके आए। आप किसी को भी उठा करके एक इंटर्न को बना दीजिए, वो पूरे जीवन ऑब्लाइज रहेगा कि अरे साहेब ने बना दिया, अब तो मुझे जैसा उन्होंने बोला वैसा ही करना है। जिन चीफ मिनिस्टर्स के आप नाम ले रहे थे, शिवराज सिंह चौहान नहीं बनते अगर वो एक किस्मत बीजेपी की एक हो गई कि जिस टाइम उनको बिल्कुल सफाई से रवाना किया जा सकता था, उस टाइम वो ऑपरेशन वो पूरा नहीं हो पाया, और उसके बाद में स्थितियां ये बन गई कि शिवराज के चेहरे की आवश्यकता पड़ गई। वरना शिवराज, ये मान लीजिए, दोबारा सीएम नहीं बनने वाले थे। अभी भी जो शिवराज आपको दिखते हैं वो सरेंडर कर चुके शिवराज हैं। योगी आदित्यनाथ आप कह रहे हैं कि वो थोड़ा मतलब दिखते हैं कि एक पर्सनालिटी बीजेपी में हुई है कि दिल्ली के बाद किसी और स्टेट में कोई व्यक्ति मतलब अपने चेहरे या कद को बढ़ा पाया, तो वो विद ब्लेसिंग्स ऑफ सेंट्रल लीडरशिप है। उनको करने दिया, उनको फ्रंट फुट पे खेलने दिया गया इसलिए। और मैं दिया गया क्यों कह रहा हूं, आप नितिन गडकरी का कुछ दिन पहले का एक बयान याद कीजिए, जिसमें उन्होंने एक ऐसे, अब नितिन गडकरी नागपुर के हैं, तो जब कोविड क्राइसिस चल रहा था तो ये फैक्ट है कि उन्होंने नागपुर में जाके कैंप किया और उन्होंने बहुत हेल्प किया वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, बहुत सारी चीजें फिक्स कराई उन्होंने, क्योंकि वो खुद भी मिनिस्टर हैं। नितिन गडकरी ने, नागपुर का पड़ोसी जिला है वर्धा, और वर्धा में एक एमआईडीसी है, जैसा जीआईडीसी गुजरात में होता है, वर्धा एमआईडीसी में एक कंपनी है। वहां पे उन्होंने रेमडेसिविर बनवाना शुरू किया, क्योंकि नागपुर में शॉर्टेज आ रही थी और नागपुर में बहुत कोविड का संकट था। तो उन्होंने एक ऐसी पोलाइट सजेशन की तरह दे दिया कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स और जगह होने चाहिए, मैं सलाह देना चाहता हूं, की भाषा में उन्होंने कह दिया। अगले दिन उनको आकर के अपनी बात को करेक्ट कर लेना पड़ा, क्योंकि वो ऐसा हो गया कि आप मनसुख मांडविया को उनका काम बता रहे हैं, जो मिनिस्टर फॉर फर्टिलाइजर्स और ये थे, उनका डिपार्टमेंट था वो। तो यहाँ पे हर किसी को कायदे में रहना पड़ता है। आगे कौन बढ़ पाता है? जिसको सेंट्रल लीडरशिप किसी एक विचार के तहत आगे बढ़ने देती है। रही बात विकसित करने की, करने होते हैं तो अभी 7 सालों में बीजेपी के पास जो कंफर्ट है, बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप कहीं से भी थ्रेटन नहीं है, ना पॉलिटिकल अरिथमेटिक से है, ना ना कोई दूसरा नेता आकर के असॉल्ट कर रहा है, ना विपक्ष इतना मजबूत है। अगर उन्हें क्षेत्रीय क्षत्रपों को क्रिएट करना था तो ये बेस्ट टाइम था, क्योंकि कोई भी क्षत्रप इतना बड़ा तो कभी नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी से बड़ा हो जाए। तो करना होता तो वो कर रहे होते। तो मैं इसे एक चीफ मिनिस्टर या पार्टी की प्रॉब्लम ना मानते हुए ये मानता हूं कि पूरा सिस्टम टॉप टू बॉटम आपने ऐसे लोग रखे हैं जो आपने ऑब्लाइज करके वहां पहुंचाएं, ताकि वो आपकी चीज सुनते चले। बट मैं एक छोटी सी बात इससे जोड़ता हूं निखिल, आपने बहुत अच्छी बात रखी है, लेकिन मुझे लगता है एक आपको मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने जनरेशनल चेंज इफेक्ट किया है। हमारी राजनीति में सबसे बड़ी बात क्या है? इनर पार्टी डेमोक्रेसी है ही नहीं। आप जानिए सब पार्टी में हाई कमांड है, कुछ कमजोर है, कुछ आप कह सकते हैं मजबूत है। एक जमाने में कहा जाता था कि लेफ्ट में हाई कमांड नहीं है, लेकिन आप देखिए पिनराई विजयन ने वही किया। उन्होंने जब वो दोबारा इलेक्ट हुए इस साल, सभी अपने मंत्रियों को बदला। तो हाई कमांड सभी पार्टियों में। जनरेशनल चेंज इफेक्ट करना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी जी ने जो जनरेशनल चेंज इफेक्ट किया है, मार्गदर्शक मंडल हो, जो भी आप उसे कहें, मनसुख मांडविया को आपने 49 के एज में स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ मिनिस्टर बना दिया है, ये आपको मानना पड़ेगा। या धूमल को आपने किनारे करके उनके बेटे को तो यहाँ अकोमोडेट कर दिया, वहां जयराम ठाकुर बन जाते हैं मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में। यू हैव टू, देवेंद्र फडणवीस के आने से कई एक पूरा जनरेशन महाराष्ट्र में आपने उनको साइडलाइन एक तरह से कर दिया है। अब आप ये मानकर चलिए निखिल, इस वजह से कम बीजेपी ये नई पीढ़ी तो तैयार हो जाएगी। अब आप उसे कहते हैं वो अब्लाइज तो है कई, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही वर्ड किया। मैंने एक वर्ड किसी को यूज किया, वो बड़े गुस्से में आ गए, ग्लोरिफाइड क्लर्क्स। आपने कुछ लोगों को ऐसे लगा दिया जो आपकी बात, लेकिन आपने जनरेशनल चेंज अब इफेक्ट किया। आज भूपेंद्र यादव की बात हो रही है, उनको आपने गुजरात, वो आपके नए क्राइसिस मैनेजर बन गए हैं। तो आई थिंक दैट इज द सक्सेस एंड वी कैन कंपेयर इट टू कांग्रेस, जहां राहुल गांधी की कोशिशों के बावजूद कोई जनरेशनल चेंज आप पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। कोई एक कांग्रेसी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कह रहा था उस दिन, कह रहा था कौन जा रहे हैं कांग्रेस से? पुराने लोग नहीं जा रहे, नए लोग जा रहे हैं। क्यों? जो यंगर है, क्योंकि पुराने लोग स्पेस तैयारी नहीं है। जो एडिटर है वो 25 साल से एडिटर बनना चाहता है, किसी भी नौजवान रिपोर्टर को वो प्रोग्रेस नहीं कर देता। ये हमारे सिस्टम में है। मुझे लगता है कि एक आपको मानना पड़ेगा कि पिछले 7 सालों में
across the board, lot of 40 and 50-year-olds have got positions of importance in BJP. और ये बीजेपी को अगले 10-15 सालों में इसका जरूर कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है. And that I think because you are a strong high command. That's my view. बहुत दिनों बाद तो निखिल जी जरा कायदे से एक पॉलिटिकल चर्चा हो रही है, होने दीजिए. एक चीज और भी है कि मतलब ये हमेशा ही एक ये जैसे देवासुर संग्राम होता है ना, हमेशा ये रस्साकशी रहेगी कि स्ट्रॉन्ग हाई कमांड जिसका एक कंट्रोल रहे बिल्कुल वैसा, या बहुत ही फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें अलग अलग प्रेशर ब्लॉक रहे. दोनों के अपने नफा नुकसान भी हैं. पर मुझे लगता है कि असेंबली इलेक्शन में अगर आपके पास स्टेट लेवल पर विनिंग फोर्स है, मतलब दिस इज समथिंग लाइक कि हर बार विराट कोहली या सचिन को आके मैच नहीं जिताना पड़े. yes. मेरा पॉइंट ये है, आपके पास आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट इस वजह से है. आप देखिए 2019 के बाद क्या हुआ है सौरभ, राज्यों में क्या हुआ है. बीजेपी की वोट संख्या करीब 12 से 14% कम हुई है. जहां नरेंद्र मोदी जी टिकट पर नहीं है, वहां वो लोकल नेता वो वोट नहीं ला पाता है. मैं आगरा में कल यहाँ नौजवानों से बात कर रहा था, बोले प्रधान का चुनाव हो तो मोदी जी, बीडीसी का चुनाव हो तो मोदी जी, जिला पंचायत तो मोदी जी, विधायक तो मोदी जी, कॉर्पोरेटर तो मोदी जी. नहीं देखिए, लेकिन सौरभ इसमें आप कॉन्ट्रास्ट करिए ना, जो मैं पहले भी कह रहा था कांग्रेस से. अब आप गुजरात से, क्योंकि हमारी चर्चा शुरू हुई, गुजरात में देखिए क्या हुआ. गुजरात में जब अभी जो सिविक पोल्स हुए, बीजेपी का कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, दे लॉस्ट. तुरंत ये हुई, अमित चावड़ा जी जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ. रेजिग्नेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड, ही इज स्टिल द प्रेसिडेंट. परेश धनानी उन्होंने भी, मुझे लगता है महेश कैन करेक्ट मी, ही आल्सो सेड कि मैं इस्तीफा दूंगा, बट ही इज आल्सो स्टिल देयर. दोनों ने इस्तीफा दे दिया एंड राजीव सातव जो इंचार्ज थे वो दोनों ने एक्सेप्ट भी कर लिया इस्तीफा. हाँ, पर फिर भी अभी भी है. एंड अनफॉर्चुनेटली राजीव सातव का डेथ हो गया कोरोना में, तो न तो इंचार्ज है, न तो पार्टी प्रेसिडेंट है, न तो सीएलपी लीडर है. सो द कांग्रेस का चैलेंज है कि आप आज हम नरेंद्र मोदी को दो दृष्टि या उनके हाईकमांड को दो दृष्टि से देख सकते हैं. एक है डिक्टेटोरियल और दूसरा है डिसाइसिव, कि वो जो एक बार मन बना लिया कि सबको निकालना है, नितिन भाई को निकालना है, आरसी फाल्डू को निकालना है, सबको निकाल दो, नए चेहरों के साथ जाएंगे. It is risk taking, it is decisive, it is dictatorial. Look at what is happening in Punjab to Congress. तो मुझे लगता है ये जो हाई कमांड थियरी हमारे पॉलिटिक्स में है, इसके अलग अलग स्वरूप हमें देखने पड़ेंगे. आम आदमी पार्टी के सामने भी ये चैलेंज है. नए लोग आपके साथ इतने क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? क्योंकि हाई कमांड लोगों को लगता है इज ओनली अरविंद केजरीवाल. कैन यू डेलीगेट पावर? आपने कहा वीक सत्रप्स. अरे मुझे बताइए किस पार्टी ने कॉन्शियसली स्ट्रॉन्ग सत्रप्स बनाने की कोशिश की है पिछले 30 सालों में? एक वाजपेयी अडवाणी इरा में थोड़ा बहुत बीजेपी ने किया, एंड दे रीप द रिवॉर्ड्स. टुडे दे रीप द रिवॉर्ड्स ऑफ दैट, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ. आज निखिल, इंटरेस्टिंग बात है, अक्टूबर 2001 में, मैं सच आपको बताऊं, जब नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया, हम लोग भी सवाल पूछ रहे थे क्या मोदी जी में कहाँ मास बेस है? वो तो आरएसएस के प्रचारक है. केशुभाई जैसे बड़े नेता को किनारे करके नरेंद्र भाई को भेज रहे हैं. हालांकि ही वाज स्टिल सीन एज समवन हु अंडरस्टूड ऑर्गेनाइजेशन, बट ही हैड नेवर फॉट एन इलेक्शन. बट वाजपेयी जी मेड हिम. इन वाजपेयी इरा मोदी जी बिकेम चीफ मिनिस्टर. आई थिंक निखिल्स पॉइंट इज वेल टेकन. मोदी इरा में क्या आप उस तरह का रिस्क लेंगे कि किसी को हम बड़ा बना सकते हैं कि अगले 10 साल का नेता? सो देयर इज अ जनरेशनल चेंज, बट यस आई स्टिल थिंक कि वो वीक लीडर्स है आज दोनों, कांग्रेस और. एंड इंटरेस्टिंगली कांग्रेस में थोड़े सा भूपेश बघेल आज दिल्ली को आ सकते हैं एंड वर्चुअली कैन टेल राहुल गांधी यू कैन नॉट रिमूव मी, आप मुझे नहीं निकाल सकते, और राहुल गांधी कुछ कर नहीं सकते उसमें. सो इंटरेस्टिंगली वीक हाई कमांड लीड्स टू स्ट्रॉन्ग सत्रप्स. भूपेश बघेल स्ट्रॉन्ग सत्रप बन गए और कांग्रेस की वीक हाई कमांड बन गई है, और भूपेंद्र पटेल जो है वो वीक है क्योंकि हाई कमांड इज स्ट्रॉन्ग. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेनन. यू कैन नॉट हैव बोथ स्ट्रॉन्ग हाई कमांड एंड स्ट्रॉन्ग लीडर्स. दैट इज द प्रॉब्लम. बट हाई कमांड स्ट्रॉन्ग तभी रहता है जब सेंटर में पावर हो. इंदिरा जी, हाँ. अब राहुल गांधी की प्रॉब्लम ये है कि वो सेंटर में पावर में नहीं. अगर राहुल गांधी अभी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है तो सब लोग उनकी सुनते हैं. अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, कैप्टन अमरिंदर. नंबर यू नीड पावर एट द फेडरल लेवल. जी,
महेश जी, एक और सवाल, जैसे सौरभ कह रहे थे, अब हमें ऑपोजिशन के बारे में बात करनी है गुजरात की, फिर हम इस सेशन को कंक्लूड करना चाहते हैं, घंटे भर से ऊपर निकल भी गए। थोड़ा आप दोनों टच कर चुके हैं, राजदीप भी, आप भी। हम पिछले दिनों जिस दिन नया चीफ मिनिस्टर मिले गुजरात को, तो जब हम ललन टॉप शो कर रहे थे तो हमने गुजरात के कुछ पत्रकारों से कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि सर हमें कुछ बताइए, हम शो प्रिपेयर करना चाहते हैं। एक स्वर में तीनों एक्सपर्ट्स जिनसे हमने कांटेक्ट किया, तो जब हम उनको कांग्रेस के बारे में पूछते थे तो उनका कहना था कि अगर सबसे वीक स्टेट यूनिट किसी पार्टी की कहीं भी है कंट्री में, तो उसमें गुजरात कांग्रेस का नंबर 1 या 2 होगा। क्या आप दोनों इससे अग्री करते हैं, और अगर ये बात सही है किसी भी वजह से, तो उनकी वजह आप क्या पाते हैं? देखिए, लास्ट इलेक्शन कांग्रेस ने जीता गुजरात में, वो 85 में, तब से पार्टी पावर में थी, चिमन भाई के साथ समझौता किया था एंड पावर में आ गई थी। शंकर सिंह वाघेला को सपोर्ट देके हुए इनडायरेक्टली पावर में थी। 98 से तो बिल्कुल पावर में नहीं है कांग्रेस। फिर भी एक्सेप्ट 2014 और 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन, जो मोदी का, सिंस मोदी इज प्राइम मिनिस्टर एंड इज फ्रॉम गुजरात, एक वो इमोशनल वेव रहता है, एंड irrespective of any caste, community, except minorities, large section of society vote for BJP, for Narendra Modi. Except these two elections, आप जो भी पार्लियामेंट इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन, आप देखिए एवरी थर्ड वोटर गुजरात में कांग्रेस का वोटर है, एवरी थर्ड वोटर। राजदीप, 35% से नीचे कभी कांग्रेस का गया नहीं है गुजरात में। अब बेस है पार्टी का, लीडरशिप का प्रॉब्लम है। पहले अहमद भाई अपने, जिस तरह से अभी अमित भाई एंड आनंदीबेन चलाते हैं, पहले अहमद भाई अपने आदमी को चीफ मिनिस्टर तो नहीं बना पाए, बट सीएलपी लीडर या पार्टी प्रेसिडेंट बना देते थे और चलाते थे ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो बीजेपी ये हुआ, बीजेपी में एक पूरा सबको साइडलाइन कर दिया, नया कैबिनेट आ गया, नया चीफ मिनिस्टर आ गया, कांग्रेस के लिए ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुला है ऑन 2 काउंट्स। 1 की कांग्रेस अब ओबीसी में जाके कह सकती है कि देखो, आप जितना भी बीजेपी को वोट दो, लेकिन बीजेपी एक ब्राह्मण, बनिया या पटेल की पार्टी है, अपर कास्ट की पार्टी है, आप कभी बीजेपी में चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते हो। नरेंद्र मोदी टेक्निकली ओबीसी थे, बट नरेंद्र मोदी एक हिंदुत्व के नेता थे, एक ओबीसी के नेता नहीं थे। बाकी केशुभाई पटेल, आनंदीबेन पटेल, विजय रूपानी, भूपेंद्र पटेल। दूसरा, ओबीसी का एक जो माधव सिंह सोलंकी का फॉर्मूला था, कांग्रेस वो कर सकती है अगर कांग्रेस की लीडरशिप, स्टेट लेवल लीडरशिप इज डिसाइसिव। अगर कोई ठीक आदमी को पार्टी प्रेसिडेंट बना दो, तो ये ओबीसी कार्ड खेल सकती है। दूसरा, एक ये जो राजदीप ने पहले भी कहा कि रिमोट कंट्रोल, ये एक सेंस बहुत काफी हो चुका है कि रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट है। पहले विजय भाई रिमोट कंट्रोल थे, अभी भूपेंद्र भाई भी रिमोट कंट्रोल रहेंगे, एंड उसकी वजह से पेंडेमिक में काफी वो मिसहैंडलिंग हुआ। गुजरात वाज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स। बाद में अभी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी कभी बहुत ज्यादा है। आप गुजराती पेपर्स देखिए, कितनी सुसाइड हो रही है स्टेट में, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द हैरेसमेंट बाय मनी लेंडर्स। पैसे ले लिए, अभी 30%, 35%, 40% इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं, दे आर कमिटिंग सुसाइड। तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, बट उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके उतना वो ओपोजिशन फोर्स नहीं है। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा, आई वुड से 2017 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। अगर कांग्रेस हाईकमांड में कोई सेंस है, कोई ठीक टीम बना दो, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस एक ये ओबीसी को एक्सप्लॉइट करना है। ट्राइबल्स तो वैसे भी आधे आपके साथ रहे, दलित्स मोरलेस आपके साथ रहते हैं, मुस्लिम्स आपके साथ ही रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अगर कांग्रेस एक्सप्लॉइट करना चाहती है तो। नहीं, लेकिन देखिए महेश भाई, कांग्रेस का इतिहास गुजरात में रहा है, नेवर मिसेस एन अपॉर्चुनिटी टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। और आप 85 से जाइए, आपने कहा लास्ट टाइम जब कांग्रेस की पूरी बहुमत आई थी वो थी 85, कितनी 150 सीटें आई थी।
उसके एक साल बाद राजीव गांधी के एक बड़ा पॉलिटिकल मिस्टेक था, आपने माधव सिंह सोलंकी को हटाया। क्यों? क्योंकि पूरा जो अपर कास्ट था वो माधव सिंह सोलंकी ने जिस तरह से खाम अलायंस बनाया था, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम, उसको उसके ऑपोजिशन में आपने कम्युनल राइट्स वहां करवाए। एक तरह से एंटी कास्ट राइट जो कम्युनल राइट्स बन गए, उनको कमजोर कर दिया, उनकी सरकार गिर गई और तब से कांग्रेस कभी रिकवर नहीं कर पाई, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति गुजरात में शुरू हो गई वहां से। तब से आपने क्या किया, चिमन भाई पटेल जो जनता दल में थे उनके साथ मर्जर करके आपने कुछ दिनों के लिए अपनी सरकार बनाई। उसके बाद जितने भी आपने क्या किया, शंकर सिंह वाघेला जो बीजेपी के नेता हुआ करते थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे, वो आपके चेहरे बन गए 10 साल। 20 साल के लिए आपके सबसे बड़े राजनीतिक नेता गुजरात के कौन थे दिल्ली में? अहमद पटेल गुजराती मुस्लिम है, जो नहीं बन सकते मुख्यमंत्री, लेकिन जो यहाँ से रिमोट कंट्रोल करते थे, अपने आदमियों को वहां रखते थे गुजरात में। 2000 आप देखिए पिछले 20-30 सालों का इतिहास कांग्रेस का। आपने हार्दिक पटेल को लाया, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की राजनीति में हार्दिक को स्ट्रगल करना पड़ा है। अब हैंडीकैप बन गया। हाँ, और 3-4 महीने पहले ये भी बात चल रही थी कि हार्दिक शायद आम आदमी पार्टी में जाए। अब आम आदमी पार्टी कहाँ ग्रो कर रही है? उन्हीं समुदायों में जहां कांग्रेस एक समय में ताकतवर थी, खास करके मुस्लिम, आदिवासी, दलित, वहां आम आदमी पार्टी अपनी पहचान बना रही है। कांग्रेस ने गुजरात में कभी भी कोशिश नहीं की है अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, जो माधव सिंह सोलंकी ने जीनाबाई दर्जी के साथ 80s में बनाई थी। उसके बाद आप हिंदुत्व की राजनीति को कॉम्बैट नहीं कर पाए। इधर यू ट्राइड, राहुल गांधी गए पिछले चुनाव में गुजरात में और कहते हैं मैं जनेऊधारी हिंदू हूं। आपने या तो हिंदुत्व की राजनीति अपनी हिंदुत्व के साथ कंपीट करने की कोशिश की, या आपने कमजोर नेता वहां रखे। तो हर मौका था। एक बड़े लीडर ने मुझे कहा कि 2012 में भी हमें मौका था, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वहां लगातार 3 साल से वहां ड्राउट हुआ था, वहां सूखा था, मोदी जी की सरकार बैकफुट पर थी, लेकिन आपने उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया। और देखिए, आई हैव ऑलवेज बिलीव द बेस्ट माइंड्स इन गुजरात गो इनटू बिजनेस, नॉट इनटू पॉलिटिक्स। मोदी में बी एन एक्सेप्शन। सो पॉलिटिक्स इन गुजरात इज अ वेरी डिफरेंट पॉलिटिक्स। और वहां कोई विचार, महात्मा गांधी का राज्य है, लेकिन विचारधारा अब कम हो गई है। देखिए कितने कांग्रेसी बीजेपी में चले गए हैं। So the Congress itself is short of any ideology at the moment and leadership. It is a confused party. But Mahesh is right. You have opportunity because unlike UP, you are not a 10-12% party. यहाँ आपका 35-40% तक वोट जाता है। पिछले चुनाव में अगर आप 10 या 12 सीटों में सही लोगों को टिकट देते, कांग्रेस चुनाव जीत भी सकती थी। बिल्कुल, यही तो कांग्रेस की never missed an opportunity to miss an opportunity in Gujarat over the last 40 years. कांग्रेस के बुरे हाल पे पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं और टाइम खोटी करने का कोई मतलब नहीं। आम आदमी पार्टी की अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप क्या सोचते हैं महेश? देखिए, आम आदमी पार्टी ग्रो करना चाहती है सौराष्ट्र में, पर्टिकुलरली ये रूरल कम्युनिटीज में एंड पाटीदार्स में, जिस तरह से ये गोपाल इटालिया को लिया है। अब सूरत में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिल गई, तो एंड ज्यादातर वो सीट से पाटीदार इलाके की, पाटीदार डोमिनेटेड इलाके की, जो 2015 में दे हैड गॉन टू कांग्रेस। अब पाटीदार के लिए दे वांट एन अल्टरनेटिव टू बीजेपी, बट समहाउ दे डोंट फाइंड कांग्रेस एज अल्टरनेटिव। सो एक पाटीदार को एक चाहिए एक अल्टरनेटिव। अब आम आदमी पार्टी बन सकती है, अब वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने बताया पहले कि नरेश पटेल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा करेगी गुजरात इलेक्शन में, एंड दैट पॉसिबली ट्रिगर्ड द बीजेपी कि भाई हम जल्दी लीडरशिप चेंज कर दे, एक पाटीदार को लाके चीफ मिनिस्टर बना दे। अब पाटीदार से भूपेंद्र भाई से खुश रह के बीजेपी के साथ रहेंगे, या एक बीजेपी का अल्टरनेटिव आम आदमी में देखते हुए आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हुए देखना होगा। देखिए, केवल आम आदमी पार्टी नहीं है सौरभ, निखिल, आई एम टोल्ड दैट अदर पार्टीज आर आल्सो आइंग गुजरात। ये भी कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में लुक एट गुजरात, कि क्या हम वहां एक अपनी जो नेशनल पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वहां देखिए कई कांग्रेसी जो है, जो रूठे हुए नेता है, क्या वो किस तरफ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है।
आम आदमी पार्टी अगर पंजाब जीतती है, क्योंकि पंजाब का चुनाव फरवरी मार्च में है, अगर वहां जीतती है तो क्या वो उस मोमेंटम में गुजरात जाएगी? बिकॉज गुजरात इज देयर नेक्स्ट टारगेट। सूरत में उनका बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था। पर यही तो बात है कि ये भी बात चल रही है, क्या गुजरात में चुनाव प्रीपोन हो सकते हैं? ये बात चल रही थी कि ब्यूरोक्रेट्स में कि क्या ये, बट मुझे नहीं लगता मोदी जी अब जिस तरह से कैबिनेट रिशफल हुआ है उसके बाद नहीं होगा। लेकिन गुजरात इज वन ऑफ द स्टेट्स वेयर देयर इज ऑपोजिशन स्पेस। ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ी स्पेस आज की तारीख में अगर कुछ राज्यों में है वो गुजरात में है, क्योंकि गुजरात वाज ट्रेडिशनली 2 पार्टी स्टेट। लेकिन 2 पार्टी स्टेट में जब लोगों का गुस्सा आता है और पार्टी उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाती है, तो you can have a possibility of a third force emerging in Gujarat. Cannot be ruled out at some stage in the future. All right, thank you so much Mahesh for joining us. आपने इतना कीमती Thank वक्त you. दिया, इतने सारे इंसाइट शेयर किए। Thank you so much. Thank you. Thank you, Saurabh, Nikhil. Thank you.